हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो अभी हम चलेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों की तरफ। तो हम चल रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चनों की तरफ बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्वदेशी आंदोलन जब चला था उस टाइम पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये अपन से पूछ रहा है। तो 1907 ईस्वी में हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर किया, ये कथन सत्य नहीं है। ये कथन सत्य है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें अपन को असत्य कथन बताना है। गणपति एवं शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने, यह भी कथन सत्य नहीं है। यह भी कथन सत्य है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ का आमार सोमार बांग्ला था, यह भी कथन सत्य है। ये वाला कथन जो ये सैयद हैदर राजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये कथन इसमें गलत है। तो पहला आंसर अपना द हो जाएगा, ये आंसर अपना हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया था? लॉर्ड बेंटिक। इसके लिए ये पढ़ लो, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म किया था। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को वैध घोषित कर दिया गया था। तो इसमें प्रश्न बनता है कि सती प्रथा को कौन से सन में खत्म किया गया है? तो सती प्रथा को कौन से सन में खत्म किया गया? सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से खत्म किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से जाने जाते थे? अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, नवरत्न कौन कौन से थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नवरत्न के नाम, सारे नवरत्न के नाम। तो अकबर के दरबार में जो बीरबल थे वो महेश दास के नाम से जाने जाते थे। अकबर के नवरत्नों में से एक महेश दास बीरबल नाम से लोकप्रिय थे। इनका जन्म महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह हिंदी, संस्कृत और पारसियन, ये यल नहीं, ये पारसियन है, न है ये ना, ये ना है। पारसियन भाषा के ज्ञानी थे और कविताएं लिखते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके लिए हम ये व्याख्या, मैं हर क्वेश्चन के साथ व्याख्या लाया हूँ ताकि आपके क्वेश्चन डिटेल फॉर्म में हो और आपका एक दो क्वेश्चन जो इसके साथ जुड़ा होता है, कन्फ्यूजन होता है, वो आपका क्लियर हो जाए। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौन सी चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई? ये कौन सी, ये प्रश्न नहीं है, ये कौन सी है, ये वाला कौन सी है, ये कौन सी चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर स्थायी नहीं, ये अस्थायी है, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा तो जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष का नाम आप बताना कौन बने थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे उस टाइम पे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किसी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको ध्यान मत दिया करो, ये अस्थायी अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम क्रम को दर्शाता है? कौन सा विकल्प इसमें मौर्य साम्राज्य के? तो पहले अशोक थोड़े आया था, चंद्रगुप्त ने ही तो मौर्य साम्राज्य का जो नींव रखी थी। संस्थापक कौन था मौर्य साम्राज्य का? चंद्रगुप्त ही था, जो कि घनानंद को मारकर शासक बैठा था। तो चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और अशोक, फिर वरदरथ। तो ये ऑप्शन द आपका सही है। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। शशि थरूर ने यह पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 26 अक्टूबर 2018 को मनमोहन सिंह, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। 2018 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन ये जब पुस्तक जारी हुई तो ये उस टाइम पर मनमोहन सिंह वहाँ पर उपस्थित थे। पी चिदम्बरम तथा अरुण शौरी द्वारा जारी की गई। यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गैर कथा पुस्तक है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गैर कथा पुस्तक है। और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर द्वारा लिखी गई, ये आपको याद रखना है, इसमें और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। सत्रिया एक नृत्य है कि
उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के असम राज्य में हुई। आपको पता है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सत्रिया, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी। ये आपको याद होने चाहिए 8 नृत्य कौन कौन से हैं। सत्रिया असम का है, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है और मणिपुरी मणिपुर का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो आपको ये बताना है इसमें सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति कौन से राज्य में हुई? तो सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति असम राज्य में हुई। ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई। ठीक है, और इसकी व्याख्या सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के असम राज्य में हुई। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संस्थापक संत शंकर देव थे। ये आपको जरूर याद रखना है, कभी कभी संस्थापक पूछ लेते हैं वे कौन से नृत्य के संस्थापक कौन थे। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पुठारी जो उत्सव है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी उत्सव कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव बिरछियार के कोडावा महीने में मनाया जाता है और ये कोडावा महीना मतलब ठंड का महीना होता है। जैसे कोडावा मतलब उस टाइम पे वो ठंड में कहते हैं ना भाई, कोड पड़ गई या फिर जैसे ओस पड़ गई, ओस की बूंदें होती है, उस हिसाब से जो कोड का महीना होता है उसे हम नवंबर दिसंबर में पड़ता है ये कोड का महीना, उसमें ये कोडावा उत्सव ये पुठारी उत्सव मनाया जाता है कोडावा जनजाति द्वारा। तो आप उससे याद कर लेना भाई, ठंड में कोड पड़ती है तो कोड से कोडावा जनजाति और कोडावा जनजाति से कोडावा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले चलते हैं हम। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबल ने किसकी उपाधि धारण की? गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबल ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये आपको बताना है, जील ए इलाई की उपाधि धारण की थी। और इसने आपको पता हो तो सिजदा और पाबोस की नीति इसने चलाई थी। सिजदा मतलब सर झुकाकर, पाबोस मतलब पैर छूकर, ये नीति इसने चलाई थी। दूसरी बात, इसने रक्त व लौह की नीति चुनी थी। रक्त व लौह की नीति, जो इसकी बात नहीं मानता था उसे ये डायरेक्ट कीले, उसके शरीर में कीले गाड़ देता था, तो इसे कहते हैं रक्त व लौह की नीति। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबल ने जील ए इलाई की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के गुलाम वंश का नया सुल्तान था। इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको यह भी याद रखना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कई में आपको इल्तुतमिशी संस्थापक मिलेगा, लेकिन असली संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इल्तुतमिश और गुलाम वंश में प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो ये भी आपको याद रखना है, रजिया प्रथम महिला सुल्तान थी। तो इसमें हमने आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। सिजदा और पाबोस किसने चलाया, रक्त और लौह किसने चलाया? ये सब गयासुद्दीन बलबल ने चलाया। इसने शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो यहाँ से दूध पानी में घुल जाता है, चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, चाक जो कि पानी में नहीं घुलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि चाक पाउडर जो पानी में नहीं घुलता है ये अघुलनशील है। चाक पाउडर
कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि चाक पाउडर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। पानी में अघुलनशील है। यह एक नरम सफ़ेद तलछटी चट्टान है जो खनिज कैल्साइट से बना हुआ चूना पत्थर है, जो कि पानी में नहीं घुलता है। ये नीचे बैठ जाता है पानी में। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बाराबती किला भारत में मध्य प्रदेश में स्थित है। बाराबती किला उड़ीसा में स्थित है। कभी कभी गलती हो जाती है भाई। बाराबती किला उड़ीसा में स्थित है। बाराबती किला भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में महानदी के किनारे स्थित है। यह किला खूबसूरती से तराशे गए दरवाजा तथा 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। ये 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो दरवाज़ा है वो खूबसूरती से तराशा गया है, उसके लिए प्रसिद्ध है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को गठन की घोषणा की थी? तो वो जनता पार्टी। जो पहले जो बीजेपी पार्टी थी वो केवल जेपी थी। जेपी पार्टी मतलब जनता पार्टी के नाम से थी। भारतीय जनता पार्टी पहले जनता पार्टी के नाम से थी। जनता पार्टी ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री के रूप में थे। ये 2 साल तक ही प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, और इन्होंने ये जनता पार्टी से बने थे। ये कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नहीं थे। ये गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री थे, अर्थात जनता पार्टी के थे। वह भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। वह भारत को डीमोनेटाइज करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। 1978 में दूसरे पिछड़े वर्ग के गठन को देखने के लिए एक मंडल आयोग बनाया गया था। तो 1978 में इन्होंने एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की, जो कि जनता पार्टी द्वारा की गई। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? रोबेन द्वीप, ये रोबेन है। रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला संबंधित इस स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा 1991 में मिला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के थे भाई। ये कभी कभी गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को आप ये मत करना। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने से पूर्व रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण 27 वर्ष रोबेन द्वीप के कारागाह में बिताए थे। इनको कारागाह में डाल दिया गया था। रोबेन द्वीप के पास कारागाह था जिसमें इनको डाल दिया गया, तो इसलिए इनकी रोबेन द्वीप विश्व धरोहर स्थल है, वो इनसे संबंधित है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आप याद रखना। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से एकल संक्रमणित मत द्वारा गुप्त मतदान रीति से होता है। भाई राष्ट्रपति को अपन थोड़े वोट देते हैं, राष्ट्रपति को ये खुद चुनते हैं, जो गुप्त मतदान द्वारा इनसे वोट होता है। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी करती है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ये तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है भाई। उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन करती है। यह एक भारत का सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत समारोह में से एक है। तानसेन, आपको पता है तानसेन तबला वादक था, तबला का जनक था मतलब। तो तानसेन संगीत समारोह और वो गाने में भी, और तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल था। कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सैक्सोफोन से है भाई। कादरी गोपालनाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। सैक्सोफोन एक प्रकार का सिंगल रेड वुडविड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें शक्काकार नली होती है। ये एक पीतल से बना होता है। कादरी गोपालनाथ, अल्लाह रहमान, अदनान सामी खान, जॉर्ज ब्रुक्स, मनोहरी सिंह, ये सब भारत में प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक है। ये एक शक्काकार नली का होता है, और शक्काकार नली का होता है, पीतल का बना होता है। ये कौन सी धातु का बना होता है? पीतल का। कभी कभी पूछ लेता है, वैसे ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछते हैं तो अपन ज़्यादातर सितार तबला बांसुरी ये सब पूछ ही लगाते हैं चिन्ह, और सैक्सोफोन नहीं लगाते हैं तो ये गलत भी हो जाता है प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान जरूर रखना। और इसके
वादक कोई एक जना ही नहीं है, इसके वादक कादरी गोपाल नाथ भी है, अल्लाह रखा रहमान है, अदनान सामी खान भी है और जॉर्ज ब्रुक्स, मनोहरी सिंह, ये सभी इसके वादक हैं। तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना और इसका आंसर सैक्सोफोन हो ही जाएगा। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने सपना देखा था विजन 2022 के नाम से, तो इनके द्वारा इन्होंने ये 2020 पुस्तक इंडिया 2020 इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। पुस्तक इंडिया 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 1998 में लिखी गई। ये पुस्तक अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से पहले लिखी गई थी। इसमें भारत के भविष्य और विकास से संबंध कलाम के विचार संग्रहित थे। इन्होंने इस पुस्तक में अब्दुल कलाम जी के विचार संग्रहित थे और अब्दुल कलाम जी एक ऐसी छवि है जिसको कोई भूल नहीं सकता। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले मां स्नानागार को किसकी परत छटाकर जलरोधी बनाया गया था? तो इसमें प्राकृतिक चारकोल की परत से ही छटाते थे। जब ये जो मां स्नानागार मिला तो इस पर प्राकृतिक चारकोल की मदद से जो जलरोधी परत छड़ी हुई थी ताकि उसको जल लगने से खराब नहीं हो, इसलिए जलरोधी परत को ही छटा देते थे और ये प्राकृतिक चारकोल की परत होती थी। प्राकृतिक चारकोल इसमें आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में मिले मां स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत छटाकर जलरोधी बनाया जाता था। ये जलरोधी है भाई, रोटी नहीं है, जलरोधी बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। यह संभवतः सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो भाई सेंधव सभ्यता जब चल रही थी ना, उसकी सबसे बड़ी इमारत थी। और मैंने ये आद्य ऐतिहासिक काल और वैदिक सभ्यता इन सब की वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए, तो उसे देख लेना, आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप उस वीडियो को देख लेना। टीले के ऊपर बनाया गया था। ये संभवतः सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है। मुगल प्रशासन में सदूर उस सुदूर क्या था? भाई ये कौन सा पद होता था? सदूर उस सुदूर, तो ये धार्मिक मामलों का मंत्री होता था। ये सल्तनत काल में धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख था। धार्मिक मामलों का ये सुल्तान का प्रमुख सलाहकार भी होता था। इसका कार्य इस्लामी नियमों तथा उपनियमों को लागू करना होता था। मुसलमानों से लिए जाने वाले ज़कात पर इसी अधिकारी का अधिकार था। ये मस्जिदों, मकतबों तो भाई ये गलत है, इसे मैं काट देता हूँ, 1 सेकंड रुको आप। यह मस्जिदों, मकतबों के निर्माण के लिए धन मुहैया करता था। ठीक है भाई। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है भाई हिमालय के पार से? गंगा नदी। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमालय पार क्षेत्र तिब्बत में है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में राकस ताल से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती है। जो गंगा है वो भारतीय भू क्षेत्र से निकलती है और जो हिमालय पार क्षेत्र से निकलती है वो सिंधु नदी निकलती है। तो आपका सही आंसर सिंधु हो जाएगा। सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। सिंधु तो कहाँ से निकलती है आप ध्यान रखना है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील है और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राकस ताल से निकलती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और गंगा और महानदी भारतीय भू क्षेत्र से ही निकलती है। तो आज के क्वेश्चन तो ये आप देख लेना। मैंने आज डायरेक्ट डिटेलिंग फॉर्म भी क्वेश्चन की दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आज के क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन जो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, 20 क्वेश्चन
तो मैंने आपको बोले हैं। और ये डिटेलिंग फॉर्म में ये मान लो आप 40 से 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये 40 क्वेश्चन आपके आराम से होते हैं। 40 क्वेश्चन तो भाई होते ही हैं। तो थैंक्स आपको ये वीडियो देखने के लिए, और आप इसे शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी भी ज़रूरतमंद के पास, किसी भी जो ज़रूरतमंद बच्चा हो उसके पास ये वीडियो पहुँचे और वो इन क्वेश्चनों को पढ़ पाए। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिए लाता रहूँगा। और आपको ये पीपीटी कैसे लगती है वो मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।